दोस्तों 8,848 मीटर की ऊंचाई पर आसमान को चूमने वाला माउंट एवरेस्ट आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। हर साल दुनिया भर से लगभग 800 लोग इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद लोग ही इसको फतह कर पाते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया के अंदर अस्तित्व में कैसे आया, इस पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है और इस पर चढ़ाई करने में कितना खर्च आता है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हिमालय एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन समेत कुल 7 देशों की सीमाओं में फैली हुई है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली इस विशाल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहलाता है, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर हिमालय पर्वत का इतिहास आज से लगभग 5 करोड़ साल पुराना है, क्योंकि उसी समय ये विशाल पर्वत धरती पर अस्तित्व में आया था। दरअसल आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हमारा भारत मैप में वहां पर नहीं होता था जहां आज हमें नजर आता है। कहा जाता है कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए बदलाव के कारण पूरा भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशिया से जा टकराया था और इस टकराव की वजह से इस नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। धरती पर हम इंसानों के अस्तित्व में आने के बाद लगभग हजारों सालों तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना नामुमकिन माना जाता रहा। उस समय इंसान के लिए इस पर्वत की चोटी पर पांव रखना आज चांद पर जाने जितना मुश्किल समझा जाता था। लेकिन 29 मई 1953 ये वो दिन था जब 2 पर्वतारोहियों ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया था और उन्होंने पहली बार इस पर्वत पर चढ़कर अपने नाम को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग की, जो एक साथ मिलकर इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने थे। वैसे आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि तेंजिंग और एडमंड हिलेरी इस रिकॉर्ड को शायद अपने नाम कर ही नहीं पाते, क्योंकि 3 दिन पहले ही टॉम बॉर्डिलन और उनके साथी चार्ल्स एवंस इस पर्वत पर चढ़ाई करते हुए 28,740 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। उन्हें अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए सिर्फ 300 फीट की चढ़ाई और करनी थी, लेकिन दोस्तों तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। दरअसल ये दोनों अभी अपनी चढ़ाई आगे बढ़ाने की प्लानिंग ही कर रहे थे कि तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। साथ ही इन लोगों के पास अब इतना ऑक्सीजन नहीं बचा था कि ये मौसम के ठीक होने का इंतजार कर सकते। इसलिए ना चाहते हुए भी शिखर के इतने करीब पहुंचकर इन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। और फिर इसके ठीक 3 दिन बाद एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग चोटी पर चढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दोस्तों 19वीं सदी से पहले माउंट एवरेस्ट या हिमालय के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। इसलिए उस समय किसी को ये मालूम नहीं था कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आखिर कौन सी है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने अपने जियोग्राफर्स को हिमालय पर्वत की चोटियों को नापने का काम सौंप दिया था, जिसको द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का नाम दिया गया। साल 1802 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 69 साल तक चलने के बाद सन 1871 में पूरा हुआ था, जबकि मशहूर ब्रिटिश जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट साल 1806 में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे। जॉर्ज एवरेस्ट ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ते ही हिमालय की अलग अलग चोटियों को नापना शुरू कर दिया, जिसमें कंचनजंगा और केटू जैसी मशहूर चोटियों के नाम भी शामिल थे। उस समय कंचनजंगा को ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर नापी गई थी। कई दशकों तक इसी तरह चोटियों को नापने के बाद साल 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट अपने काम से रिटायर हो गए थे और उनकी जगह एंड्रयू वॉ ने ले ली, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और सर्वेयर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंड्रयू वॉ ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1847 में पहली बार ये नोटिस किया कि कंचनजंगा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक और पर्वत चोटी है जो शायद कंचनजंगा से भी ज्यादा ऊंची है। असल में दोस्तों ये चोटी माउंट एवरेस्ट ही थी,
जिसको उस समय पीक 15 का नाम दिया गया था। दोस्तों, एंड्रयू वॉ के द्वारा पीक 15 की सही ऊंचाई नापने का काम जेम्स निकोलसन नाम के एक व्यक्ति को सौंप दिया गया और बाद में जेम्स के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदार ने सन 1852 में अपनी कैलकुलेशन से ये साबित कर दिया कि यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, अंग्रेजों ने इसका नाम पीक 15 रखा था, जबकि नेपाल के लोग इसको सागर माथा कहकर बुलाते थे। लेकिन साल 1865 में एंड्रयू वॉ ने जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत चोटी का नाम पीक 15 से बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया और तब से लेकर आज तक दुनिया इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानती है। यूं तो राधानाथ सिकदार ने सन 1852 में ही बता दिया था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन फिर भी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा साल 1965 में पहली बार इसको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने का खिताब दिया गया था। अब एवरेस्ट पर चढ़ाई की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1921 में हुई थी, जब जॉर्ज मेलोरी और गाई बुलुक नाम के 2 ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने तिब्बत की तरफ से इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था। इस पहली चढ़ाई का मकसद सिर्फ चोटी तक पहुंचने वाले रास्ते का खोज करना था, इसलिए दोनों ही पर्वतारोही कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ही नीचे वापस आ गए थे। इसके बाद साल 1922 में एक बार फिर इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी पूरी तरह नाकाम रही और साल 1924 में जॉर्ज मेलोरी अपने साथी एंड्र इरविन के साथ तीसरी बार इस चोटी पर चढ़ाई करने निकल गए। लेकिन दोस्तों, इस बार वह वापस लौटकर नहीं आ पाए। बताया जाता है कि आखिरी बार उन्हें चोटी से सिर्फ 800 फीट नीचे देखा गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्ज मेलोरी की डेड बॉडी इस घटना के 75 साल बाद सन 1999 में एवरेस्ट पर पाई गई थी। जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन के बाद और भी बहुत से लोगों ने इस पर्वत शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि काफी लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस पर्वत के शिखर पर पहुंचने की चाहत में अब तक कुल 307 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और इनमें से ना जाने कितने लोगों के शव आज भी वहीं पहाड़ों पर बर्फ में जमे हुए हैं। मौतों के इन आंकड़ों को देखकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस पर्वत पर इतने ज्यादा लोगों की जान क्यों जाती है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इतना खतरनाक और मुश्किल क्यों माना जाता है। असल में दोस्तों, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग वजहें हैं। बेसिकली होता क्या है कि पर्वत पर चढ़ते हुए इंसान जितना ऊपर जाता है, वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा पतला होता जाता है और वातावरण में ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों के शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितने की उनको जरूरत होती है। ऐसे सिचुएशन में लोगों को चक्कर आने, बहुत ज्यादा थकान होने और यहाँ तक कि हेलुसिनेशन की भी समस्या हो जाती है, जिसके कारण चढ़ाई करते हुए लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। इसके अलावा कई बार ऑक्सीजन की कमी और हद से ज़्यादा ठंडा होने की वजह से लोगों के हाथ पैरों की उंगलियां या शरीर के कोई दूसरे अंगों में खून का बहाव बंद हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर के वो अंग सुन्न पड़ जाते हैं और अगर वो पार्ट ज़्यादा समय तक इसी तरह सुन्न रहे तो उस पार्ट का डेड होने का खतरा भी बन जाता है। ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों के शरीर के वो अंग डेड होकर काले पड़ जाते हैं और ऐसा होने पर डॉक्टर के पास उन अंगों को काटने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इसके अलावा पहाड़ पर आने वाले तूफान भी कई बार लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं। बताया जाता है कि एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा मौतें 26,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर वाले हिस्से में होती है और दोस्तों, यही वजह है कि एवरेस्ट के इस हिस्से का नाम डेथ जोन रखा गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा मौतें चढ़ाई करते हुए नहीं बल्कि नीचे आते वक्त होती है। इसका कारण ये है कि लोग शिखर पर पहुंचने के लिए अपने शरीर की पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं और चूंकि उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है, तो ऐसे में लोग जब पीक पर पहुंचकर ऊपर से नीचे आते हैं तो कई बार उनका शरीर जवाब दे देता है और इस सिचुएशन में अक्सर उन्हें हार्ट अटैक आता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, शुरुआत में क्लाइंबर्स तिब्बत के रास्ते से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया
तब जाकर लोगों ने नेपाल के रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। और साल 1953 में जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने नेपाल की तरफ से चढ़ाई करते हुए इस शिखर को फतह कर लिया, तो नेपाल के इस रास्ते को बड़े स्तर पर मान्यता मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, साल 1990 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए कमर्शियल एक्सपेडिशन की शुरुआत हो गई थी और इन एक्सपेडिशन की बदौलत आज इस विशाल पर्वत के शिखर को लगभग 8000 लोग फतह कर चुके हैं। एक समय था जब कोई भी इंसान इस पहाड़ पर जाने के बारे में सोचता तक नहीं था। वहीं आज की अगर बात करें तो आजकल माउंट एवरेस्ट पर लोगों का जाम तक लग जाता है। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रोसेस और खर्चे की अगर बात करें तो एक व्यक्ति के ऊपर एक बार शिखर पर पहुंचने का खर्चा 40 से 45 लाख के बीच चला जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एक कंपनी सिलेक्ट करनी होती है जो ये पूरी चढ़ाई करवाती है। कंपनी का कॉस्ट 25 से 35 लाख तक हो सकता है, जिसको हर व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट करता है। ये कंपनी उस क्लाइंबर को शेरपाओं की एक टीम देती है। शेरपा उस व्यक्ति के लिए बेस कैंप बनाने, चढ़ाई का रास्ता खोजने, रस्सियां बांधने, सारा सामान उठाने और खाना बनाने जैसे सभी काम खुद करते हैं। यानी देखा जाए तो क्लाइंबर्स का काम सिर्फ पहाड़ पर ऊपर जाने और नीचे वापस आने का ही रह जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि शेरपा क्लाइंबर्स के लिए चढ़ाई को काफ़ी आसान बना देते हैं। दोस्तों, कंपनी की कॉस्ट के अलावा एक दूसरा खर्चा क्लाइंबिंग गियर्स की होती है। इस सामान में स्लीपिंग बैग, शूज और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए बने स्पेशल सूट और भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। और इस सारे सामान को खरीदने का खर्चा लगभग 5 लाख तक चला जाता है। इसके अलावा तीसरा खर्चा होता है ट्रेनिंग का, क्योंकि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने से पहले ट्रेनिंग करना और उसके माहौल में ढलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू करने से पहले हर क्लाइंबर्स को ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है, जिसका खर्चा लगभग 10 लाख रुपए तक आ जाता है। इस तरह ये सारा खर्चा मिलाकर एक अकेले व्यक्ति के लिए एक बार चढ़ाई करने की कुल कॉस्ट 40 से 45 लाख रुपयों तक पहुंच जाती है। और ट्रेनिंग के समय को जोड़कर इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में 55 से 60 दिन तक का समय लग जाता है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति और भी ज़्यादा सुविधाओं के साथ चढ़ाई करना चाहे तो इसके लिए अलग अलग विदेशी कंपनियां तरह तरह की लग्जरी सुविधाओं के साथ अपने अलग अलग पैकेज रखती हैं। जैसे इस समय कुछ कंपनियां एक स्पेशल क्लाइंबिंग करवा रही हैं, जिसको वीवीआईपी क्लाइंबिंग कहा जाता है। इसमें क्लाइंबर के साथ एक फोटोग्राफर और एक स्पेशल कुक भी भेजा जाता है। साथ ही क्लाइंबर के लिए हर समय एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर तैयार रहता है और चढ़ाई के दौरान उसको अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सुविधा भी दी जाती है। इस तरह दोस्तों, लग्जरी क्लाइंबिंग करने का खर्चा एक व्यक्ति के लिए 80 से 85 लाख रुपयों तक पहुंच जाता है। इस सब के अलावा अगर चढ़ाई या उतरने के दौरान किसी क्लाइंबर की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को नीचे लाने का खर्चा 25 से 75 लाख रुपए तक हो सकता है। यही वजह है कि लगभग 200 लोगों की डेड बॉडीज आज भी इस पर्वत के अलग अलग हिस्सों में कई सदियों से पड़ी हुई है। दोस्तों, नेपाल के लोग और वहाँ की इकोनॉमी के लिए माउंट एवरेस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2017 से 2018 के बीच नेपाल ने टूरिज्म से लगभग 4700 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसमें लगभग 2100 करोड़ सिर्फ माउंटेनियरिंग से ही कमाए गए थे। दोस्तों, एवरेस्ट पर होने वाली ये क्लाइंबिंग हजारों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्लाइंबिंग की वजह से आज एवरेस्ट पर हजारों टन कचरा जमा हो चुका है। इस कचरे में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर, खाने के पैकेट और कैंप का दूसरा टूटा फूटा सामान शामिल है। इसकी वजह से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये माउंट एवरेस्ट की खूबसूरती को भी खत्म कर रहा है। और इस कचरे का सही मैनेजमेंट ना कर पाने के कारण नेपाल सरकार को भी अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।